इसी तरह वेक्टर्स में भी सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। सुबह हम इधर बातें नहीं। मान लेते हैं यहां पर एक लाइन ए बी है, यहां पर लाइन ए बी है। मान लेते हैं ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है। ठीक है, अब आया क्वेश्चन सबके लिए, किसको कितना याद है। नहीं याद होगा तो स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, कल से मैं आपको पीछे खड़ा करना शुरू करूंगा या कुछ पनिश करूंगा, क्योंकि मैंने कल क्या बताया था, पोजीशन वेक्टर बताया था ना, दिखाया था ना। तो मैंने अगर ऐसे बोला कि ए का पोजीशन वेक्टर ए है, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। रुको रुको, बताना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने आपको कल लिखाया था, कल बताया था। और अगर नहीं बताया मतलब जो थ्योरी लिखी जाती है वो पढ़ो नहीं रहो, क्योंकि इसमें क्या है, पूरे में थ्योरी पार्ट तो है इंपॉर्टेंट बहुत। तो शुभम का मतलब यह है कि भाई कहीं ना कहीं ओ पॉइंट तो है ही, और उस ओ पॉइंट को ए पॉइंट से जब ज्वाइन किया गया तो इस डायरेक्शन में जाके जो लाइन बनी वो ए वेक्टर है, क्योंकि कभी भी किसी भी पॉइंट को कोई वेक्टर रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। कोऑर्डिनेट होते तो बात अलग होती। अगर मैं ऐसे लिखता हूं पॉइंट ए के बाद ब्रैकेट में ए वेक्टर, का मतलब ये नहीं है कि ये ए वेक्टर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या मतलब है, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है। ये मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, एक बार सुन लो, समझ लो, नहीं है पूछ लो। दोबारा मैं चांस नहीं दूंगा, फिर मेरा चांस है, फिर मैं पूछूंगा, आप मुझे एक्सप्लेन करो जैसे इसने किया कि भाई ओरिजिन से ऐसे होता है तो उसको बोलते हैं। इसीलिए कुछ पूछना है पूछ लो, लेकिन कल से चांस नहीं। इसको कुछ पूछना है अभी बोलो। इसका ओए लाइन का, हाँ ओए लाइन का मैग्नीट्यूड अभी अपन ऐसे लिख सकते हैं, बस ऐसे। बाकी ओए लाइन जो है वो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। तो आगे जब भी मैं पूछूंगा पोजीशन वेक्टर, वो मुझे जवाब चाहिए ना, पोजीशन वेक्टर होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट कभी वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं। कल क्या अपन ने पढ़ा था, अ वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर हमेशा एक लाइन सेगमेंट होता है, और वो भी विद डायरेक्शन, डायरेक्टेड होता है। तो पॉइंट हो ही नहीं सकता। पॉइंट हो, अगर कोई मैं बोलूं कि भाई ये पॉइंट है, ये वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड ही नहीं है उसमें, है ना। पॉइंट मतलब जीरो वेक्टर, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली अगर मैंने बी को ऐसे बनाया, तो ये जो लाइन है मेरी, ये मेरी बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। यानी अभी इसमें ओ ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है। ये इसका मतलब है। आया बात समझ? पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, मतलब ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ओरिजिन हम किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब एक्सिस वाला ओरिजिन ही हो जो होता है, 0 0 ही हो। मतलब एक स्टार्टिंग, एक इनिशियल, एक सबका बिगिनिंग पॉइंट चूज करो, जो आपकी मर्जी हो, वहीं से सब स्टार्ट हो गया। एज ए ओरिजिन मान लो उसको। हो गया। मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट सी है ए बी पर, इंटरनली लाइन के अंदर, और वो इस लाइन ए बी को M1 M2 रेशियो में डिवाइड करता है। क्या है यहां पर, सी, लेट सी डिवाइड्स ए बी in the ratio of M1 is to M2 internally। इसको लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है। अब जब हम O और C ज्वाइन कर दें, तो जो भी OC से ऐसे जो बनेगा, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C। जब भी मैं ओरिजिन से किसी पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब आपको यहां इस डायग्राम में क्या नजर आ रहा है अभी, कि भाई हमने यहां देखा ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, सी से लेके बी तक का डिस्टेंस, इनका रेशियो M1 M1 M,
वेक्टर तो हमें लगा नहीं सकता क्योंकि ये तो डिस्टेंस की बात हो रही है। m1 इज द डिस्टेंस, m2 इज द डिस्टेंस। तो क्या दिख रहा है, AC और CB का रेशो m1/m2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टली। नाउ अब आगे क्या करें, दैट इम्प्लाइज इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि भाई m2 AC वेक्टर इज इक्वल टू m1 CB वेक्टर हो गया, कह सकते हैं या नहीं? कल याद करो, कल क्या पढ़ाया था, कल क्या सोचा था, कल क्या स्टेप था, याद करके बताओ, सोचो और एनालिसिस करो, उसको अप्लाई करो। कल बताया था मैंने आपको, भाई अगर एक लाइन है यहाँ पर AB, डायरेक्शन यो है, इसकी लेंथ 5 है, दूसरी लाइन यहाँ है CD, दोनों आपस में पैरेलल है, इसकी लेंथ मान लेते हैं 4 है, तो मैंने क्या बताया था आपको, करो 4AB इज इक्वल टू 5CD हो जाएगा। ऊपर वाले को 4 से इंटू कर देंगे 20 हो जाएगा, नीचे वाला 5 तो भी 20 और इक्वल बोल सकते हैं क्योंकि तो दोनों आपस में पैरेलल तो है ही। याद आया? तो वही हमने किया है, चेक कर लो। AC को मैंने M2 से इंटू कर दिया है, CB को मैंने M1 से इंटू कर दिया है, तो अब आपकी लेंथेस बराबर हो गई है, इसलिए अब हम वेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट स्टेप। अब आया M2 इंटू ब्रैकेट में, इधर ध्यान लगा देना, हाँ वो कर दो तुम, चलो जाओ जल्दी फटाफट, इधर ध्यान रख लेना क्योंकि मैं बीच में कुछ भी पूछ लूंगा, इधर से उधर किसी का भी ध्यान गया तो। नाउ अगर आपको कुछ पूछना है आप बोलो, मैं रोज बीच में पूछा, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, लेकिन अब जब मैं पूछूंगा तो बीच में कोई मेरे को जवाब चाहिए फिर, है ना? उसी नंबर से मल्टीप्लाई, तभी तो इक्वल हो पाएंगे ना। अपने रूल क्या है, देखो, दो वेक्टर इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं है, तो मैंने मैग्नीट्यूड को इक्वल बनाने के लिए वो नंबर्स इंटरचेंज कर दिए, एलसीएम से इंटू कर दिया। अब देखो डायग्राम देखो, यहाँ पर आपको एक AC लाइन नजर आ रही है और साथ में एक ट्राइंगल भी नजर आ रहा है, OAC, जिसका नाम है OAC। OAC कल हमने पढ़ा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने दो वेक्टर को ऐड किया तो आंसर के रूप में एक थर्ड लाइन आ गई थी। अब हम उल्टा जा रहे हैं, वेक्टर को कौन कौन से दो वेक्टर ऐड कर दूं कि AC वेक्टर बन जाए, कौन कौन से दो वेक्टर ऐड कर दूं कि AC वेक्टर बन जाए। लग रहा है ना, OAC ट्राइंगल है, उससे सब है, ध्यान से देखो, मैं ये पूछ रहा हूं ऐसे दो वेक्टर में क्या ऐड करूं जिससे AC वेक्टर बन जाए। कल मैंने उल्टा रिजल्ट बनाया था, अब आज समझ लो रिजल्ट सामने, AC दो वेक्टर कौन से करूं कि AC बन जाए। अरे भाई OA प्लस OC कैसे, टर्मिनेटिंग OC का इनिशियल सेम कहाँ है, ऐड होने की कंडीशन क्या है, सोचो, बहुत जो कुछ नहीं कल पढ़ा था, उल्टा दो नंबर दो लाइन कौन सी ऐड करूं कि AC वेक्टर बना दे। लो क्या, AO प्लस ट्राइंगल कौन सा, अपन AC लाइन बनाने जा रहे हैं तो ट्राइंगल कौन सा, AOC। अब जो बोलो, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है भाई, नहीं, मुझे डायग्राम में कुछ चेंज नहीं करना है, ट्राइंगल मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, ट्राइंगल लॉ लगाना है। सोचो AC वेक्टर बनाने का तरीका। अब तो अरे भाई क्यों आप इतना वो हो रहे हो, बन गया कि नहीं AC वेक्टर। अरे AC वेक्टर के बीच में एक फिगर डाल दो, एक नंबर डाल दो, एक पॉइंट डाल दो, जो बीच में दिख रहा है बन गया। AOC पढ़ो, AO प्लस OC, खत्म बात।
बाद में देखेंगे किसका क्या सिंबल है। मना कि नहीं इसी वेक्टर, कल वाले रूल को देख के बताओ, मना कि नहीं, बन गया। अब आगे चलो फिर, इज इक्वल टू M1 के बाद CB बनाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, CO वेक्टर प्लस OB वेक्टर लिख देते हैं, CB वेक्टर बन गया, बन गया। अब AO वेक्टर को क्या लिखा जाए, सोचो, -A। तो M2 के बाद -A तो यहां आ गया, OC को क्या लिखूं, इसका पोजीशन वेक्टर C है मान लेते हैं, प्लस C M1, CO को -C, OB को हो गया। अब M2 अंदर M1 अंदर इंटू करें तो कितना हो गया, माइनस ऑफ M2A प्लस ऑफ M2C इज इक्वल टू माइनस ऑफ M1C प्लस M1B। हो गया। स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट करना कर सकते हो, जैसे 2 ट्वाइस ऑफ B वेक्टर, 3 टाइम्स ऑफ B वेक्टर, ऐसे हो गया। अब जो C वेक्टर है वो सब एक, मतलब ये वाली टर्म इधर लाओ प्लस हो गई, ये वाली टर्म उधर लाओ प्लस हो गई, क्या बन गया, M2C वेक्टर, M2C वेक्टर प्लस M1C वेक्टर इज इक्वल टू M1B वेक्टर प्लस M2A वेक्टर। हो गया, हो गया। C वेक्टर कॉमन दिख रहा है, C वेक्टर कॉमन दिख रहा है, तो C वेक्टर लेके ब्रैकेट में क्या बचा, M1 प्लस M2 लिख दिया, इसको पहले M1B है प्लस M2A है, एज इट इज, एज इट इज। अब जो M1 प्लस M2 है वो कहाँ गया, अपॉन में, क्योंकि स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते जीरो के अलावा। तो C वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, M1B प्लस M2A अपॉन M1 प्लस M2। यह आ गया अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पहले पढ़ा हुआ है ही। यानी कि अगर कोई पॉइंट C इसी लाइन AB को पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए इसको हम यूज करेंगे, M1 इंटू B, M2 इंटू A अपॉन M1 प्लस M2, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या नहीं, M1 इंटू बी प्लस M2 इंटू ए अपॉन M1 प्लस M2, क्या निकालने के लिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन AB in the ratio of M1:M2 internally। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह से वैसा ही सेम टाइप का ही फॉर्मूला है। फर्क क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के जगह पोजीशन वेक्टर यूज होते हैं, पोजीशन वेक्टर्स यूज होते हैं यहाँ पर। अगर आपको ये प्रूफ लिखना है तो आप लिख लो फटाफट, नहीं लिखना है वो आपकी इच्छा है। चैप्टर में थ्योरी बहुत है, आपको मैं रोज नहीं बोलूंगा, अपने आप आपकी ड्यूटी है, जो आज पढ़ के जाओगे वो कल याद करके आओगे, और जब आप एक क्वेश्चन में अगले दिन यूज होगा मैं आपसे पूछूंगा, बिना किसी अल्टीमेटम के आपको मिनिमम 20 टाइम लिख के लाना पड़ेगा। ये मत बोलना कि हमको बोला नहीं था, क्योंकि पूरे आज दूसरा दिन है, आज तक अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, चैप्टर को शुरू है दूसरा दिन है लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अभी पूरा थ्योरी है पूरी। पहले
हो गया? अगर ये पॉइंट सी इस लाइन को बी को एक्सटर्नली डिवाइड करे, बाहर चला जाए, एक्सटर्नली ए बी के बाहर निकल जाए, तो कहां पे माइनस लगी? पूरा बोलो। M1B वेक्टर गलत। तो उस केस में ऊपर और नीचे दोनों जगह, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों जगह माइनस आ जाएगा फॉर्मूले में। प्रूफ सेम मेथड से चलेगा। बता दो। M1B वेक्टर माइनस M2A वेक्टर अपॉन M1 माइनस M2 हो जाएगा फॉर्मूला। देख लिया? अगर लाइन एक्सटर्नल डिवाइड करती है, यानी जो पॉइंट सी है वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो उस केस में फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा। यानी उस केस में आपकी लाइन कैसे बनेगी? ये ए बी, ये पोजीशन वेक्टर ए, ये पोजीशन वेक्टर बी जैसा था, यहाँ पे बी है ना, ठीक है। अब जो सी पॉइंट है वो बीच में नहीं, आगे चला गया, एक्सटेंड हो गया, यानी यहाँ पे सी पॉइंट यहाँ आ गया जिसका पोजीशन वेक्टर सी है, और यहाँ अपना वही ओ पॉइंट है ओरिजिन के रूप में। अब जो रेशियो है वो इस तरह से जाएगा, ए से सी M1 और बी से सी M2, ऐसे जाएगा रेशियो। तरीका वही, ओवर ए ज्वाइन हुआ, ओवर बी ज्वाइन हुआ, ओवर सी ज्वाइन हुआ, ऐसे ज्वाइन हुए, तरीका वही। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया? AC अपॉन BC इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 है। AC अपॉन BC इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर M2AC इज इक्वल टू M1BC है। और अभी जैसा कि आप वेक्टर लगा सकते हैं। अब डायग्राम देखो, AC लाइन देखो, कौन सा ट्राइंगल लिया जाए कि उसको मैं AC लाइन बना के लिख दूं। कौन सी दो लाइन की बात करूं? AO प्लस OC। बहुत आसान है लिखना, बीच में ओ डाल दो, खत्म बात, अपने आप बन जाता है। बीच में ओ डाल दो, क्या बन जाएगा? AO प्लस OC। ऐसे यहां पर M1 के बाद इसको क्या लिख दें? AO प्लस OC लिख दें। अब वैल्यू देखो, AO कितना है? तो M2 के बाद माइनस A, OC कितना है? इज इक्वल टू M1 BO प्लस OC, बन गया। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस M2A प्लस M2C इज इक्वल टू माइनस M1B प्लस M1C, हो गया। अब आप इसको C को उठा के इधर ले आओ और इसको उठा के उधर ले जाओ, तो उधर कितना हो गया? माइनस का M1B, या ऐसा कर लो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, यानी माइनस का M2A प्लस का M1B इज इक्वल टू M1C माइनस M2C, समझा? M1B माइनस M2A अपॉन M1 माइनस M2, C कॉमन लेके नीचे भेज दूंगा। तो सेम मैथड, बस डायग्राम में चेंज। तो इस केस में जो C वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? M1 इंटू B वेक्टर माइनस M2 इंटू A वेक्टर अपॉन M1 माइनस M। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में ऊपर नीचे दोनों जगह फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा। अब ये समझ लेना ध्यान से, M1 क्या है, B क्या है, कौन कहाँ इंटू हो रहा है ना, ध्यान से डायग्राम देख के समझना। M1 कौन है, B कौन है, M2 कौन है, A कौन है। M1 किससे इंटू हो रहा है, M2 किससे इंटू हो रहा है, M1 क्या है, M2 क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो वो डायग्राम देख के ध्यान से समझना। और जैसा पहले फॉर्मूले में C जो लाइन के अंदर था, वो अगर AB का मिडिल पॉइंट हो जाए,
मिडिल पॉइंट हो जाए तो C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। हाँ, पूरा बोलो। और कोई? अगर C जो है वो AB का मिडिल पॉइंट हो जाए, मतलब अंदर ही आएगा, नेचुरल बात है, मिडिल पॉइंट होगा तो इंटर। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन C वेक्टर इज इक्वल टू, अब सही। हाँ, तो ऊपर भी तो 1 होगा, M1 M2 हट जाएंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। 1:1 हो जाएगा तो इंटरनल वाले फॉर्मूले में M1 की जगह 1, M2 की जगह 1 लिख देंगे, तो अपना फॉर्मूला A+B/2 हो जाएगा। ये सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह से है। तो ये लिख लिया, किसी को लिखना तो नहीं है। अब तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट है इसका, इफ पॉइंट C is the midpoint of AB, यानी ऐसे डायग्राम, ये A, ये B, ये पोजीशन वेक्टर A, ये पोजीशन वेक्टर B, ये C पॉइंट पोजीशन वेक्टर C, ऐसे डायग्राम। अब मिड पॉइंट होने का मतलब ये रेशियो जो है वो कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो हम कहेंगे C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2 होता है। अगर पॉइंट C AB का मिडिल पॉइंट है तो C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2 होता है, फॉर्मूला 3। तो कितने हो गए, एक इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फॉर्मूला। लिख लिया, लिख लिया। नाउ फोर्थ पॉइंट इसका, मान लेते हैं अब यहां पर एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल ABC में A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A है, B का B है, C का C है। मतलब O पॉइंट से A को ज्वाइन किया है, O को B से, O को C से, वो लाइन 3 लाइन को बता। अब क्या है यहां पर, AD BE CF आर मीडियंस, नहीं, AD BE CF आर मीडियंस। क्यों इक्विलेटरल माने, दिया हुआ नहीं होगा तो कैसे मान लेंगे। क्या, तो ऐसे केस में ये अगर 3 मीडियंस हैं और जहां तीनों मीडियंस मीट करें वो G है। नाउ G इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड G का फॉर्मूला क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ G निकालना है मुझे, पोजीशन वेक्टर ऑफ G निकालना है। अच्छा, AG और GD का रेशियो कितना होता है, 2:1, क्योंकि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब मुझे बताओ D का पोजीशन वेक्टर क्या है, पॉइंट D का पोजीशन वेक्टर, G का बताओ। ये तो कह रहा हूं दिमाग खुला रखना, मैं पूछ लूंगा कुछ भी। 2 इंटू कौन सा B, वो वाला, मैं कुछ भी पूछ लूंगा, पहले बता रहा हूँ, अभी दूसरा दिन है, टाइम होने वाला है, थ्योरी चल रही है, क्वेश्चन एक नहीं कराया मैंने,
आपके सामने जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब सामने है, लेकिन अभी आप में से एक जना भी मुझे जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने आपसे पूछा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कितना है, सामने आंसर, कोई भी जवाब नहीं दे पाया, इसलिए कह रहा हूं ध्यान रख लेना, मैं कभी भी आपसे पूछ लूंगा डी के पोजीशन वेक्टर क्या है, डी का पोजीशन वेक्टर क्या है, मालूम देख लिया, इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान रख लेना पूरे चैप्टर में। एक को भी नहीं पता है जबकि सबका आंसर सामने है। लास्ट चांस, लास्ट चांस। अरे 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड का, 1 सेकंड का। चलो छोड़ो, अभी तो पढ़ा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मुझे नहीं पता मीडियन होती क्या, वो भी लिखूं डेफिनेशन, मीडियन क्या होती है मैं लिखूं, तो फिर डी मिड पॉइंट है कि नहीं भाई, मैंने ऊपर लिख तो रखा है एडी मीडियन है, एडी मीडियन है मतलब क्या हुआ, डी मिड पॉइंट है कि नहीं है, मिड पॉइंट कंफर्म है, तो जब डी मिड पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, सामने लिखा हुआ आंसर, ध्यान से देखो, एक भी नहीं बता पाया, सामने लिखा हुआ है ना, कुछ टिक थोड़ी लगानी है क्या, लगा दीजिए, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा था मैंने, मेरे को उम्मीद थी सबको आ जाएगा ये वाला आंसर, तो क्यों, क्योंकि ये लाइन तो मिड पॉइंट है मुझे, अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट किया। चलो अब आगे चलो, अब आप मुझे जी निकालना है, कैसे निकालूं, जी का पोजीशन वेक्टर निकालना है ना, मैं कैसे निकालूं, टू से किसको करूं, ओके आगे, ये आगे ए वेक्टर, नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ जी इज इक्वल टू 2 इंटू b प्लस सी अपॉन 2 प्लस 1 इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, क्या लगाया, हाँ m1 इंटू बी वेक्टर, m2 इंटू ए वेक्टर, m1 प्लस m2, अभी जो पढ़ा इंटरनल वाला फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, 1 मल्टीप्लाई बाय दैट ऊपर, और 2 प्लस 1, क्या बन गया, 2 से क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी यानी सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर होता है, फॉर्मूला नंबर, मैंने बोला तो सही, और क्या बोलूंगा, सही तो बोला, और कैसे बोले, उनको लगता है तो लगता है, उसका तो कोई इलाज नहीं है, अभी तो बोला मैंने कि हाँ भाई सही है तुम्हारा आंसर। पोजीशन वेक्टर ऑफ जी इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, तो कितने 4 फॉर्म हो गए, पहला इंटरनल डिवीजन, दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन, तीसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला, चौथा सेंट्रोइड, टोटल 4 फॉर्मूले हो गए जो इस हेडिंग सेक्शन के अंडर आते हैं। जी पॉइंट सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल है, उसके लिए मेथड क्या हुआ, तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर को ऐड करके 3 से
9 वर्टिसेस को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया तो डायरेक्ट जी पॉइंट यानी सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर फाइंड हो जाएगा। हो गया जल्दी से तो टाइम। अब नया थ्योरी पार्ट तो अभी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अब 5 मिनट ही बची है, फिर भी तो 15 मिनट लगेगी कम से कम। हो गया ये। अब एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, जो 5 मिनट का ये है, 5 मिनट भी ज्यादा है उसके लिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए। जो इस तरीके के इसी टाइप का इसी पार्ट का है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। Find the position vector of a point R which divides the line segment. Which divides the line segment. Which divides the line segment joining P and Q. Joining P and Q, whose position vectors are 2a plus b, 2a plus b and 2a plus b and a minus 3b externally. Externally, the ratio of 1:2. चलो करके बताओ, देखते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मिनट के आसपास मान लो। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर बताओ विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू। उस पोजीशन वेक्टर्स आर 2a plus b and a minus 3b externally in the ratio 1:2. पता नहीं, जो है क्वेश्चन सामने। -3a गलत, गलत। देखा, एक क्वेश्चन 3 आंसर। तुमने क्या बोला? एक बार आप ही बोलो। गलत, गलत, गलत। करेक्ट है। कैसे बनाए? डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ना। 2 पॉइंट्स हैं आप P और Q, ये P ये Q। P का पोजीशन वेक्टर है 2a plus b, Q का पोजीशन वेक्टर है a minus 3b। एग्जामिनेशन के बाहर निकल के अगर कुछ याद आता है तो वो किसी काम का नहीं होता है। एग्जाम सेंटर में बैठे बैठे याद आना चाहिए। एग्जाम देने के बाद अगर बाद में कोई बताए कि ऐसा हुआ तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मेरे को ये R पॉइंट मार्क करना है, कहाँ पे करूं? कहाँ? तू क्या आगे, तू क्या आगे हो गया R।
ठीक है, पहले इधर तो देख लो, पहले समझ इधर तो देख लो, बाद में कर लेना आप जो कुछ करना है। मैंने चार्ज तो दे दिया। अब मैंने आर यहाँ लेगा। अब 1:2 मुझे मार्क करना है, वो कैसे करूं? हाँ, एक जना बोलो, पहले तुम बोलो। अब तुम और कोई बोलना है? हाँ तुम बोलो। क्या और कोई बोलना है? और कोई बोलना है? रेशियो आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हो। पहले पॉइंट से आर तक जाना पड़ेगा और जितना होगा वो 1 होगा। आप अपनी मर्जी से फिगर को उठा पटक नहीं कर सकते हो। यानी आपको पी से आर 1 लेना है और क्यू से आर 2 लेना है। आप अपनी मर्जी से नहीं गए, इसलिए मैंने पूछा और कोई बताया। अब क्या करोगे? आप ऐसे जाओगे, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ऐसे हो गया, हो गया। अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर अगर आर कोलिनियर नहीं हुआ तो डिवाइड कैसे करेगा पी क्यू को? डिवाइड करने के लिए कोलिनियर तो होना ही पड़ेगा। तो अब क्या करें? भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकता हूँ। पी क्यू मैंने बोला है ना, पी क्यू लाइन बनानी है, वेक्टर चल रहा है, यूपी नहीं बना सकता ना, पॉइंट चेंज कर सकता हूँ ना, रेशियो चेंज कर सकता हूँ, जैसा कुछ। मैंने बोला ना मैं पी चेंज कर, क्यू कर सकता, रेशियो चेंज कर सकता, चेंज वही कर सकता हूँ जो क्वेश्चन में ना हो। आर सकता हूँ, ये डायग्राम ऐसे बनना चाहिए था, यहाँ आर यहाँ आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का ट्विस्ट यही है कि आप डायग्राम समझ पा रहे हो कि नहीं। आर यहाँ जाना, अब आर जब यहाँ जाएगा तो आपका रेशियो कैसे चलेगा? पहले पॉइंट से आर तक 1 और दूसरे पॉइंट से आर तक 2। अब तो सही है, क्वेश्चन मैंने कुछ चेंज नहीं किया, रेशियो मैंने कुछ चेंज नहीं किया और डायग्राम भी सही हो गया मेरा। डायग्राम के बेस पे ही तो ये क्वेश्चन होगा भाई, तभी तो आंसर देखो माइनस बोल रहे हो आप। चलो बताओ क्या करूं आगे? हाँ तो बताओ बताओ क्या करना है, बोलो। वापिस बोलो, वापिस बोलो, बोलो। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर मैंने यहाँ लिखा, इज इक्वल टू लिख दिया। अब बोलो, बोलो क्या करो? एक सेकेंड, a माइनस 3b लिख दिया। अब मल्टीप्लाई बाय, तो भाई ये 1 लिखो ना, 1 लिख दिया मैंने। अब आगे बोलो। अरे पूरा मैं स्टेप तो शो करूंगा, आगे बोलो क्या लिखूं? ब्रैकेट में 2a प्लस b लिख दिया अपॉन, ओके। अब ये मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया, ओके ठीक है। अब देखते हैं, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई ये 1 इधर इंटू होगा a माइनस 3b से डायग्राम के अकॉर्डिंग, और 2 इधर इंटू होगा 2a प्लस b से। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा a माइनस 3b माइनस का 4a माइनस का 2b अपॉन में -1। तो a माइनस 4a तो हो गया माइनस का 3a माइनस का 5b अपॉन -1। माइनस कॉमन लेंगे तो आंसर में 3a प्लस 5b हो जाएगा। हो गया आंसर पूरा। बिल्कुल है, डायग्राम के बिना कैसे जस्टिफाइड करेंगे अपन को? और क्या, बिना डायग्राम के कैसे जस्टिफाइड करेंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, रेशियो कैसे निकाला कैसे नहीं निकाला। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इसको परफॉर्म करते हैं कि किस तरीके से कैसे जाना है, क्या करना है, वो अपने को आगे उस हिसाब से देखना है। आ गया ये पहला क्वेश्चन, ये इस तरह इसके ऊपर। और ऐसे में एक क्वेश्चन इस तरह का है कि भाई एक यहाँ पर एक लाइन इस तरह से बनाई हुई है, एक लाइन ऐसे बनाई हुई है ABC करके,
ये लाइन ऐसे बनी है एबीसी, ए पे ए वेक्टर है, बी पे बी है, सी पे सी है। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं इसके, पॉइंट एबीसी के पोजीशन वेक्टर्स हैं यहाँ। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए सी वैक्टर इज इक्वल टू 5/4 ए बी वैक्टर है, ठीक है, ये गिवन है। एक्सप्रेस सी वैक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। इसको करके बता दो, देखिए कौन बताएगा। सी वैक्टर को ए वैक्टर बी वैक्टर की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, बताओ। एक्सप्रेस सी वैक्टर टर्म्स ऑफ ए एंड बी। गिवन क्या है? ए सी वैक्टर इज इक्वल टू नहीं, दो डायग्राम है, सब चाहिए, जैसा क्वेश्चन है सामने है। गलत है कोई भी, या मैं करूं तो बताने वाला है? गलत करूं? फाइनल? आसान निकला तो? आसान निकला तो? गलत। सी तो निकालना है, सी थोड़ी आएगा। और इजी निकला तो? चलो टाइम हो रहा है बहुत में, देखो इधर। अब सी वेक्टर इक्वल टू AC अपॉन AB इज इक्वल टू 5। अरे वो देखो AC इक्वल टू 5/4 AB है, तो मैं ये समझो AB नीचे ले आया, समझो, तो AC अपॉन AB हुआ ना, 5:4 हो गया ना रेशियो का मतलब। वो फॉर्मूला मैंने क्या बोला था? अगर आसान निकला तो, आसान निकला तो सीधे लगा दो, फॉर्मूला लगाओ, खत्म हुआ क्वेश्चन। सी वेक्टर निकल गया, एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगाओ। अभी जो किया, अब बोलो आंसर। गलत। अब इसीलिए तो वो फॉर्मूला करेक्ट लगाना होना चाहिए। कौन किससे इंटू होगा भाई? हाँ क्या? ए माइनस? कैसे 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 वो तो बताओ कैसे। 4 कैसे वो तो बताओ भाई। M1 क्या है, M2 क्या है, पहले वो तो बताओ मुझे। M1 M1
M1 नहीं, पहले तो मुझे M1 बताओ कितना है, बाकी बात बाद में करते हैं। कितना M1? अच्छा, अब वो जो आर्टिकल पढ़ा वो निकालो। जो देखो अरे 5b माइनस 4a अपॉन 1, अपॉन में क्या बोला, 4 बोला ना, 1 आएगा ना अपॉन में भाई, 5 माइनस 4। कितनी ट्राई कर ली इतने से क्वेश्चन में, आंसर ही नहीं निकलना है। अरे भाई 5 किससे जाएगा, b से होगा, 4 किससे जाएगा, a से होगा, 5b माइनस 4a, नीचे 5 माइनस 4। डायग्राम देखो मैंने जो बनाया अभी, जो प्रूव करा है उसमें ध्यान से देखो। क्या 5b माइनस 4a अपॉन, तुमने बोला था क्या? अरे तुमने आंसर बोला था क्या जैसे ये बोल रहे थे? हाँ तो मैंने सुना नहीं होगा, फिर सही। बाकी लोग बोल रहे थे मैंने सुने थे, इसलिए सब गलत। हालांकि मेरे को ध्यान नहीं। तो क्या आंसर हुआ? 5b माइनस 4a अपॉन 1। क्या आंसर? सीधा सीधा क्वेश्चन, कुछ भी तो उसमें ट्रिक नहीं है। इनडायरेक्टली एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको क्या बताना था? पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर निकालना था। हो गया? पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर फाइंड। सी पॉइंट क्या करता है? 5:2 रेशो में डिवाइड करता है। ध्यान से लगा करो, m1 5 है, m2 4 है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। फॉर्मूला क्या है आपके, चेक करो, m1b माइनस m2a अपॉन m1 माइनस m2 है ना, सही है ना? तो m1 5 है, b है, तो 5b हुआ, माइनस m2 4 है और a है तो 4a हुआ, अपॉन m1 माइनस m2 5 माइनस 4 हुआ। अब आई समझ में डायग्राम की कुछ इंपॉर्टेंट समझ में आई डायग्राम की? डायग्राम से ही तो पता पड़ेगा m1 क्या है, m2 क्या है, a कौन है, b कौन है। इसलिए डायग्राम की इंपॉर्टेंस है। हालांकि इसमें हाँ दिखाया था मैंने, आप वो देखो, फिगर देखो आपका क्या, इसमें तो दिया हुआ है डायग्राम, इसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है डायग्राम क्वेश्चन में। तो अब इंपॉर्टेंस है ना, बिना डायग्राम के क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ये। और ये एक तरह से इनडायरेक्टली एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करने को बोल रहा है बस। और ये आया है 2023 में। तो वैसे इजी है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ, ज्यादा से तो 2 नंबर का बस। वेटेज थोड़ी है इसकी, 2 मार्क्स से ज्यादा का थोड़ी आएगा, मैक्सिमम 2 मार्क्स, 2 लाइन ही तो है केवल। बस समझने में आ जाना चाहिए ना कि क्या दिया हुआ है इनडायरेक्टली, और थोड़ी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस। अब कल हम करेंगे इसके आगे का थ्योरी पार्ट। अभी 2 दिन तक हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, क्वेश्चन आज मुश्किल से 2 करे, कल भी थ्योरी, अभी थ्योरी ही चलेगी, कल भी थ्योरी पार्ट। इसलिए कह रहा हूँ जो मैं